नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र, स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र क्या है? ठीक, शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ तथा उसके उद्देश्यों से ये स्पष्ट होता है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थी यानी जो लर्नर होता है और अध्यापक यानी जो टीचर होता है तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो होती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को स्पष्ट करते हुए स्किनर महोदय ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में वह सभी ज्ञान तथा प्रविधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया को अधिक अच्छे प्रकार से समझने तथा अधिक निपुणता से निर्देशित करने से संबंधित है। ठीक, जो कुछ प्रमुख कार्य क्षेत्र हो सकते हैं उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं कि ये प्रमुख कार्य क्षेत्र हैं शिक्षा मनोविज्ञान के, इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत क्या क्या हम पढ़ते हैं स्पेशली। तो सबसे पहला कार्य क्षेत्र है वंशानुक्रम एवं पर्यावरण, वातावरण भी कहते हैं, वंशानुक्रम को आनुवांशिकता भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसके लिए हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक, वंशानुक्रम क्या होता है? वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात योग्यताओं से संबंधित होता है। ठीक, किसी व्यक्ति के वंशानुक्रम में ऐसी समस्त शारीरिक, मानसिक व अन्य विशेषताएं आ जाती हैं जिन्हें वो अपने माता पिता और पूर्वजों से प्राप्त करता है। सीधे शब्दों में कहें तो जन्म के समय तक जो भी बच्चे को मिला है वो सब वंशानुक्रम का हिस्सा होता है। ठीक, और फिर जन्म के बाद उसके आसपास, उसके जन्म लेने के बाद उसके जीवन को जिस भी वस्तु ने, जिस भी क्रिया ने, जिस भी चीज ने उसको प्रभावित किया होता है वो पर्यावरण के अंतर्गत आ जाता है। तो इसके अंतर्गत हम वंशानुक्रम और पर्यावरण क्या है, मानव के बालक के विकास में इसकी क्या भूमिका है और किस तरह से बालक के विकास को प्रभावित करता है, इसका अध्ययन हम सबसे पहले करते हैं। ठीक, फिर दूसरे क्षेत्र की तरफ चले जाते हैं, अभिवृद्धि एवं विकास। अभिवृद्धि जिसको अंग्रेजी में हम ग्रोथ कहते हैं और विकास जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभिवृद्धि क्या है, विकास क्या है? अभिवृद्धि जो एक निश्चित एज तक, आप कह सकते हो कि बालक के शारीरिक जो आंतरिक और बाह्य होने वाले परिवर्तनों को हम अभिवृद्धि कहते हैं। ठीक, शारीरिक वृद्धि और कोशिकाओं में वृद्धि को ही हम अभिवृद्धि कहते हैं, जो एक निश्चित समय तक यानी मैच्योरिटी तक, परिपक्वता तक चलती है, उसको हम अभिवृद्धि कहते हैं। एक निश्चित समय होता है। और विकास जो होता है वो गर्भावस्था से लेकर और मृत्यु तक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक, बहुत लोग अभिवृद्धि और विकास को एक ही उसमें देखते हैं। ये कह सकते हो कि विकास को जो शुरुआती चरण है उसको ग्रोथ कह सकते हो, अभिवृद्धि कह सकते हो। अभिवृद्धि जो होता है वो विकास के अंतर्गत ही आता है। आप ये कह सकते हो ये हमारा डेवलपमेंट है यानी विकास है और इसी के अंतर्गत ही अभिवृद्धि आती है यानी ग्रोथ आती है। ठीक, तो ग्रोथ जो होती है वो फिजिकल होती है, शारीरिक होती है, और विकास जो होता है, विकास में शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, संवेगात्मक भी होता है, सामाजिक भी होता है, नैतिक और चारित्रिक भी होता है। ठीक, तो विकास का अध्ययन किया जाता है और विकास जो विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न प्रकार से विकास होता है, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास जो चीजें होती है, इसके अंतर्गत उन चीजों की चर्चा की जाती है और विकास की कौन से सिद्धांत हैं उनकी चर्चा की जाती है। फिर इसके बाद वैयक्तिक विभिन्नताएं, जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, इसको कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। संसार में अब हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन लगभग 7 अरब प्लस में है, तो इस 7 अरब लगभग 8 अरब के आसपास जो पॉपुलेशन है, उस 8 अरब में कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं, कोई दो इंडिविजुअल
एक जैसे नहीं है। चेहरे एक जैसे हो सकते हैं, जुड़वा जो संतानें होती है, कई बार जुड़वा संतानें उनके चेहरे एक जैसे हो जाते हैं, लेकिन मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, नैतिक चारित्रिक रूप से, सामाजिक रूप से उनमें भिन्नता होती जरूर है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, छात्रों के लिए इसकी क्या उपयोगिता है और कैसे उसको जानकर छात्रों के शिक्षा को और बेहतर बनाया जा सकता है, इस पे इसका अध्ययन किया जाता है। फिर आता है आपका चौथा जो क्षेत्र है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व जिसको हम अंग्रेजी में पर्सनालिटी कहते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान मानव के व्यक्तित्व तथा उससे संबंधित विभिन्न अवस्थाओं का भी, विभिन्न समस्याओं का भी अध्ययन करता है। ठीक, व्यक्तित्व क्या है, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा, इसके सिद्धांत, इसके प्रकार, इसका वर्गीकरण किस तरह से किया गया है, व्यक्तित्व मापन की विधियां क्या क्या है, इन सब पर इसके अंतर्गत चर्चा की जाती है। फिर आता है इसके बाद विशिष्ट बालक, जिसको विशिष्ट बालक कौन से होते हैं? विशिष्ट बालक वो हैं जो सामान्य बालकों से हटकर, वो सभी बालक विशिष्ट हैं जो सामान्य से इस छोर पर हैं, अंतिम छोर पर या पहले छोर पर बैठे, एवरेज से जो हटकर हैं वे विशिष्ट बालक कहलाते हैं। ठीक, जैसे पिछड़े बालक, समस्यात्मक बालक, प्रतिभाशाली बालक, विकलांग बालक, अपराधी बालक, ये सब विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। इनका अध्ययन करना, शिक्षा में इनकी क्या उपयोगिता है, कैसे इनकी शिक्षा व्यवस्था की जाए, कैसे इनको समाज की मुख्य धारा में लाया जाए। आज जो हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, कैसे सभी लोगों को एक साथ जोड़ा जाए, क्या क्या क्षमताएं होती हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या कमजोरियां होती हैं, इनकी चर्चा इसके अंतर्गत विशिष्ट बालक के अंतर्गत की जाती है। ठीक, इसके बाद हम जो बात करते हैं वो अधिगम आता है। अधिगम जिसको हम लर्निंग कहते हैं, कई जगह इसको सीखना भी कहा जाता है। सीखना और अधिगम दोनों अगर आ जाए, कई बार बच्चे इस तरह से कंफ्यूज होते हैं, सर आपने अधिगम पढ़ाया था, हमारे यहाँ क्वेश्चन आ गया पेपर में कि सीखना किसे कहते हैं। तो सीखना और अधिगम एक ही चीज है, अंग्रेजी में उसके लिए लर्निंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक, शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने का स्वरूप क्या है, इसके कारक, प्रेरक और नियंत्रक तत्वों, इसके सिद्धांतों, इसका अर्थ परिभाषा, इसके नियमों का अध्ययन किया जाता है और वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है, और इसके आधार पर शिक्षण के सिद्धांत और नियमों की खोज की जाती है। विभिन्न स्तर के बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का निर्माण किया जाता है। इसके साथ साथ अधिगम का संवेग से क्या जुड़ाव है, अधिगम स्थानांतरण कैसे होता है, अधिगम और अभिप्रेरणा जो मोटिवेशन है वो क्या होता है, इन सब चीजों की इस टॉपिक में चर्चा की जाती है। फिर आता है सातवां क्षेत्र जो आता है रुचि। इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट किस तरह से बच्चे के अधिगम को, बच्चे की शिक्षा को प्रभावित करता है, कितने प्रकार का ये रुचि जो होती है। अवधान यानी अटेंशन क्या है, अटेंशन के क्या अर्थ परिभाषाएं, इसके प्रकार क्या है, अटेंशन किस तरह से, इसके सिद्धांत हैं, इसकी चर्चा की जाती है। मेमोरी क्या है, स्मृति क्या है, स्मृति कितने प्रकार की होती है, स्मृति की क्या भूमिका होती है। ठीक, विस्मृति फॉरगेटिंग क्या है, इसकी चर्चा की जाती है। चिंतन यानी थिंकिंग क्या है, चिंतन किस प्रकार किया जाता है, चिंतन कितने प्रकार के होते हैं, इसकी चर्चा की जाती है। तर्क यानी रीजनिंग, तर्क क्या है, इसकी चर्चा इसमें की गई है। फिर 8वें क्षेत्र की तरफ जाते हैं मानसिक योग्यताएं और उनका मापन। अब मानसिक योग्यताओं में आप कहें बात करते हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान में मनुष्य के बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। केवल शारीरिक रूप से जो हमको दिखाई पड़ रहा है बाहरी, उसी के व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जाता, उसके अंदर जो चल रहा है उस व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। और दोनों प्रकार के व्यवहार के अध्ययन करने के बाद कारक, प्रेरक और नियंत्रक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। और इन तत्वों में उसकी मानसिक योग्यता है। मानसिक योग्यता सबसे प्रमुख मानसिक योग्यता क्या है, उसकी बुद्धि। बुद्धि क्या है, बुद्धि का अर्थ परिभाषा, बुद्धि की विशेषताएं, बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि के प्रकार, बुद्धि मापन, ठीक, इसकी चर्चा की जाती है। अब क्षमता क्या है, इसकी चर्चा की जाती है। चिंतन तर्क की हम बात कर ही चुके हैं, इन सब चीजों का मापन किया जाता है, इसकी चर्चा की जाती है। और शिक्षा मनोविज्ञान में मनुष्य की मानसिक योग्यताओं और उसके मापन की विधियों का अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। ठीक, फिर आता है मानसिक स्वास्थ्य,
जो मानसिक स्वास्थ्य क्या है, ठीक, किस तरह से मानसिक स्वास्थ्य जो है वो बालक के व्यवहार को प्रभावित करता है, बच्चों की शिक्षा और विकास में बच्चों एवं शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य और उनकी समायोजन क्षमता की क्या भूमिका हो। जरूरी है जब तक अधिगम करता और अधिगम देने वाला दोनों मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक शिक्षण प्रक्रिया बहुत बेहतर ढंग से संचालित नहीं हो सकती है। तो मानसिक स्वास्थ्य क्या है, किस तरह से शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के व्यवहार को प्रभावित करता है, इसकी चर्चा की जाती है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत, ठीक। और क्या क्या चीजें हैं जो बालक के और शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, बाधा डालती हैं और क्या उसको सपोर्ट करती हैं, इसकी चर्चा की जाती है। कुसमायोजन के कारण क्या है और कैसे उसको सुसमायोजित किया जा सकता है, इसकी चर्चा की जाती है। फिर मापन एवं मूल्यांकन की बात आती है। मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य की मानसिक शक्तियों जैसे बुद्धि, क्षमता, स्मृति, तर्क, इनके मापन के लिए वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीय विधियों का विकास किया है। शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर शैक्षिक मापन की वस्तुनिष्ठ एवं विश्वसनीय विधियों का विकास किया गया है और इन विधियों के द्वारा उसके विभिन्न मानसिक जो योग्यताएं होती हैं उनका मापन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। फिर आती है परामर्श और निर्देशन। शैक्षिक एवं व्यावसायिक परामर्श निर्देशन क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान में बच्चों की जो बुद्धि होती है, उनकी क्षमता होती है, उनका रुचि, उनका रुझान के मापन की उचित विधियों का विकास किया गया है और उसके आधार पर बच्चे के लिए परामर्श दिया जाता है। व्यावसायिक, शैक्षिक परामर्श, व्यावसायिक परामर्श, निर्देशन दिया जाता है कि किस क्षेत्र में जाना उसके लिए बेहतर होगा, किस क्षेत्र में बेहतर वो परफॉर्म कर सकता है, कौन सा कार्य उसके लिए सही रहेगा। फिर आता है पाठ्यक्रम निर्माण एवं शिक्षा विधियाँ। मनोवैज्ञानिक आज जो पाठचर्या, पहले क्या होता था कि शिक्षा जो थी वो अध्यापक केंद्रित थी, उसमें विद्यार्थियों को सेकेंडरी रखा जाता था, विद्यार्थियों के इंटरेस्ट से, उसके रुचि रुझान से कोई मतलब नहीं होती थी। जो पाठचर्या होती थी वो शिक्षक केंद्रित होती थी, पूरी शिक्षा व्यवस्था शिक्षक को ध्यान में रखकर संचालित होती थी। लेकिन मनोविज्ञान के आने के बाद जो शिक्षा का केंद्र बिंदु है वो शिक्षक ना होकर अब शिक्षार्थी है, विद्यार्थी है, स्टूडेंट है। स्टूडेंट को ध्यान में रखकर ही शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया संचालित की जाती हैं और उसी के आधार पर आगे उसको बढ़ाया जाता है। पाठचर्या का निर्माण करते समय मनोवैज्ञानिक तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है और कौन सी वो विधियां हैं जिससे बेहतर ढंग से विद्यार्थी सीख सके, ऐसी मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है इसकी चर्चा भी इसमें की जाती है। तो ये संक्षिप्त रूप से शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र हो जाता है। ठीक, आगे हम दूसरे टॉपिक की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।